सर्दियों की खूबसूरत दोपहर। सर्दी बहुत तेज है। मेघा ने मेरी बाह पकड़ रखी है। उसके घुंघराले बालों में बर्फ इस तरह जम गई है जैसे वे चांदनी की तरह झरकने लगे। होठों के ऊपर भी बर्फ की एक लकीर सी दिखाई देने लगी। हम एक पहाड़ी पर खड़े हैं। हमारे पैरों के नीचे मैदान का एक ढलान पसरी हुई है जिसमें सूरज की रोशनी ऐसे चमक रही है जैसे परछाई शीशे से पड़ रही। हमारे पैरों के पास एक स्लेज पड़ी हुई है जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा। चलो मेघा, एक बार फिसलें। मैंने मेघा से कहा। सिर्फ एक बार, घबराओ नहीं। हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक ठाक नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन मेघा डर रही है। यहां से पहाड़ी के कगार से नीचे मैदान तक का रास्ता उसे बेहद लंबा लगा। वह भय से पीली पड़ गई है। जब वह ऊपर से नीचे की ओर झांकती है और जब मैं उसे स्लेज पर बैठने के लिए कहता हूं तो जैसे उसका दम निकल जाता। मैं सोचता हूं लेकिन तब क्या होगा जब नीचे फिसलने का खतरा उठा लेगी। वह तो भय से मर ही जाएगी या पागल ही हो जाएगी। अरे मेरी बात मान लो, मैंने उससे कहा। अरे नहीं नहीं, डरो नहीं। इसमें तुम में हिम्मत की कमी है क्या? डरो मत। आखिरकार वह मान जाती और मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़ता हूं। ऐसा लगता है जैसे मौत का खतरा मोल लेकर ही उसने मेरी यह बात। वह भय से सफेद पड़ चुकी है और कांप रही है। मैं उसे स्लेज पर बिठाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके पीछे बैठ गया। हम उस अथाह गहराई की ओर फिसलने लगे। स्लेज गोली की तरफ बड़ी तेजी से नीचे जा रही है। बेहद ठंड हवा हमारे चेहरों को चोट कर रही है। हवा ऐसे चिघाड़ रही है कि लगता है मानो कोई तेज सीटी बजा रहा। हवा जैसे गुस्से से हमारे बदनों को चीर रही है। वो हमारे सिर उतार लेना चाहती है। हवा इतनी तेज है कि सांस लेना भी मुश्किल है। लगता है मानो शैतान हमें अपने पंजे में जकड़ कर गरजते हुए नरक की ओर खींच रहा। आसपास की सारी चीजें एक जैसी भागती हुई लकीर में बदल गई। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले पल में ही हम मर जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेघा, मैंने धीमे से कहा। स्लेज की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। हवा का गरजना और स्लेज का गूंजना अब इतना भयानक नहीं होता। हमारे दम में दम आता है और आखिरकार हम नीचे पहुंच जाते हैं। मेघा अधमरी सी है, वह सफेद पड़ गई है। उसमें सांसें कुछ धीमी धीमी चल रही। मैं उसकी स्लेज से उठने में मदद करता हूं। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी नहीं फिसलूंगी, हरगिज नहीं। हाथ तो मैं मरते मरते बची हूं। मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ का साया दिखाई। वह थोड़ी देर बाद सहज हो गई और मेरी ओर सवालिया निगाहों से देख। क्या उसने सचमुच वे शब्द सुने थे या उसे ऐसा कुछ महसूस हुआ था? सिर्फ हवा की गरज थी वह? मैं मेघा के पास ही खड़ा हूं। मैं सिगरेट पी रहा हूं और अपने दास्ताने को ध्यान से देख रहा हूं। मेघा मेरा हाथ अपने हाथ में लेती है और हम देर तक पहाड़ी के आसपास घूमते रहते हैं। यह पहेली उसको परेशान करती। वे शब्द जो उसने पहाड़ी से नीचे फिसलते वक्त सुने थे, सच में कहे गए थे या नहीं? यह बात वास्तव में हुई या नहीं? यह सच है या झूठ? अब यह सवाल उसके लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया, उसकी इज्जत का सवाल हो गया। जैसे उसकी जिंदगी और उसके जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर करती है। यह बात उसके लिए महत्वपूर्ण है, दुनिया में शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मेघा मुझे अपनी अधीरता भरी उदास नजरों से ताकती है, मानो मेरे अंदर की बात को भांपना चाहती है। मेरे सवालों का वह कोई असंगत सा उत्तर देती है। वह इस इंतजार में है कि मैं फिर से वही बात शुरू करूं। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूं। अरे, उसके चेहरे पे ये कैसे भाव है? मैं देखता हूं कि वो अपने आप से लड़ रही है। उसे मुझसे कुछ कहना है, वह कुछ पूछना चाहती है।
लेकिन वो अपने ख्यालों को, अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पाती। वो झेप रही है, वो डर रही है। उसकी अपनी ही खुशी उसे तंग कर रही है। सुनिए, मुझसे मुंह चुराते हुए वो कहती है, क्या? मैं पूछता हूं, चलिए एक बार फिर फिसलें। हम फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते। मैं फिर से भय से सफेद पड़ चुकी और कांपती हुई मेघा को स्लेज पर बिठाता हूं। हम फिर से भयानक गहराई की ओर फिसलते हैं। फिर ये हवा की गरज और स्लेज की गूंज हमारे कानों को फाड़ती है। और फिर जब शोर सबसे अधिक था, मैं धीमे से कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं मेघा। नीचे पहुंचकर जब स्लेज रुक जाती है, तो मेघा एक नजर पहले ऊपर की ढलान को देखती है जिसमें वह अभी अभी नीचे फिसले हैं। दूसरी नजर में मेरे चेहरे पर डालती और ध्यान से मेरी बेपरवाह और भावहीन आवाज को सुनती। उसके चेहरे पर हैरानी है। ना सिर्फ चेहरे पर, उसके सारे हाव भाव में हैरानी झलकती है। वो चकित है और जैसे जैसे उसके चेहरे पर यह लिखा है, क्या बात है, ये शब्द किसने कहे थे? शायद इसी ने, या हो सकता है मुझे बस ऐसा लगा हो, बस ऐसे ही वे शब्द सुनाई दिए हो। उसकी परेशानी बढ़ जाती है कि वह इस सच्चाई से अनभिज्ञ है, या अनभिज्ञता उसकी अधीरता को बढ़ा देती। मुझे उस पर तरस आ रहा है। बेचारी लड़की, वह मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती और नाक मुंह भौं चढ़ा लेती। लगता है वह रोने वाली है। घर चले? मैं पूछता हूँ, लेकिन मुझे मुझे तो यहाँ फिसलने में बहुत मजा आ रहा है। वह शर्म से लाल होकर कहती है और फिर मुझसे अनुरोध करती है, और क्यों ना हम एक बार और फिसलें? हम्म। तो उसे यह फिसलना अच्छा लगता है। बस स्लेज पर बैठते हुए तो वह पहले की तरफ भय से सफेद दिखाई दे रही है और कांप रही है। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं अपने होठों को रुमाल से पोंछकर धीरे से खांसता हूं। और जब फिर से नीचे फिसलते हुए हम आधे रास्ते में पहुंचते हैं, मैं फिर से एक बार कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं मेघा। और यह पहले ही रह जाती। मेघा चुप रहती है। वो कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता हूँ। वह धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतजार कर रही है कि शायद मैं उससे कुछ कहूंगा। मैं यह नोट करता हूं कि उसका दिल कैसे तड़प रहा है, लेकिन वह चुप रहने की कोशिश कर रही है और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रखे हुए है। शायद वह सोच रही। दूसरे दिन मुझे उसका एक रुक्का मिलता है। आज जब आप पहाड़ी पर फिसलने के लिए जाएं, मुझे अपने साथ ले लें मेघा। उस दिन से हम दोनों रोज फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं। और स्लेज पर नीचे फिसलते हुए हर बार मैं धीमी आवाज में वे ही शब्द कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं मेघा। जल्दी ही मेघा को इन शब्दों का नशा हो जाता है। वैसा ही नशा जैसे शराब या मर्फिन का नशा होता है। वह अब इन शब्दों की खुमारी में रहने लगी है। हालांकि उसे पहाड़ी से नीचे फिसलने में पहले ही की तरह डर लगता है, लेकिन भय और खतरा मोहब्बत से भरे उन शब्दों में एक नया स्वाद पैदा करता है, जो पहले की तरह उसके लिए पहली भले बने हुए हैं और उसके दिल को तड़पाते हैं। उसका शक हम दो लोगों पर ही है, मुझ पर और हवा पर। हम दोनों में से कौन उसके सामने अपनी भावना का इजहार कर रहा है या करता है, उसे नहीं पता। पर अब उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शराब चाहे कितनी भी और किसी भी बर्तन में क्यों ना पी जाए, नशा तो उतना ही देती है। अचानक एक दिन दोपहर के समय मैं अकेला ही इस पहाड़ी पे जा पहुंचा। भीड़ के पीछे मैंने देखा, मेघा उस ढलान पे खड़ी है। उसकी आंखें मुझे तलाश कर रही। फिर वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगती। अकेले फिसलने में हालांकि उसे डर लगता है, बहुत डर।
बहुत ज्यादा डर। वह बर्फ की तरह सफेद पड़ चुकी है, वह कांप रही है, जैसे उसे फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। और वह आगे ही आगे बढ़ती जा रही, बिना झिझके, बिना रुके। शायद आखिर उसने फैसला कर लिया है कि इस बार अकेली नीचे फिसल कर देखेगी कि जब वो अकेली होंगी, जब मैं अकेली होंगी, तो क्या मुझे वो मीठे शब्द सुनाई देंगे या नहीं। मैं देखता हूं वह बेहद घबराई हुई भय से मुंह खोलकर स्लेज पर बैठ जाती। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे जीवन से विदा लेकर नीचे की ओर फिसल पड़ती। स्लेज की फिसलने की गूंज सुनाई पड़ रही है। मेघा को वो शब्द सुनाई दिए या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं बस यह देखता हूं कि वह बेहद थकी हुई है और कमजोर सी स्लेट से उठती है। मैं उसके चेहरे पर यह पढ़ सकता हूं कि वह खुद नहीं जानती कि उसे कुछ सुनाई दिया या नहीं। नीचे फिसलते हुए उसे इतना डर लगा कि उसके लिए कुछ भी सुनना और समझना मुश्किल था। फिर कुछ ही समय बाद बसंत का मौसम आ गया। मार्च का महीना है, सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो गई। हमारी बर्फ से ढकी वह सफेद पहाड़ी भी काली पड़ गई, उसकी चमक खत्म हो गई है। धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल जाती है, हमारा फिसलना बंद हो गया और अब मेघा उन शब्दों को नहीं सुन पाएगी। उससे वे शब्द कहने वाला भी अब कोई नहीं। हवा खामोश हो गई है और मैं यह शहर छोड़कर दिल्ली जाने, हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए वहां चला जाऊं। मेरे दिल्ली रवाना होने से शायद 2 दिन पहले की बात है। संध्या समय में मैं बागीचे में बैठा था। जिस मकान में मेघा रहती है, वह बागीचा उससे जुड़ा हुआ था और एक ऊंची बाढ़ ही मेघा के मकान को उस बागीचे से अलग करती। अभी भी मौसम काफी ठंड है, कहीं कहीं बर्फ दिखाई पड़ जाती। हरियाली अभी नहीं है, लेकिन बसंत की सुगंध महसूस होने। शाम को पक्षियों की चहचहाट सुनाने दिन पे मैं बाढ़ के पास आ जाता हूँ और एक दरार से मेघा के घर की तरफ देखता हूँ। मेघा बरामदे में खड़ी और उदास नजरों से आसमान की ओर ताक रही। बसंती हवा उसके फीके चेहरे को सहला रही। यह हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ी पर गरजा करती थी जब उसने वह शब्द सुने थे। उसका चेहरा उदास हो जाता है, गाल पर आंसू ढकने लगते हैं और बेचारी लड़की अपने हाथ को इस तरह से आगे बढ़ाती है मानो वह उस हवा से प्रार्थना कर रही हो कि एक बार एक बार फिर से उसके लिए वो शब्द दोहराए। और जब हवा का एक झोंका आता है और मैं फिर धीमी आवाज में कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेघा। अचानक ना जाने मेघा को क्या हुआ, वह चौंक कर मुस्कुराने लगती है और हवा की ओर हाथ बढ़ाती है और बेहद खुश है, बेहद सुखी, बेहद सुंदर। और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौटा। यह बहुत पहले की बात है। अब मेघा की शादी हो चुकी है। उसने खुद शादी का फैसला किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पति एक बड़ा अफसर है और उसके 3 बच्चे हैं। वह उस समय को आज भी नहीं भूल पाई जब हम फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाया करते। हवा के शब्द उसे आज भी याद है। यह उसके जीवन की सबसे सुखद, हृदय स्पर्शी और खूबसूरत याद है। और अब जब मैं प्रौढ़ हो चुका हूं, मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि मैंने उसे शब्द क्यों कहे थे, किस लिए मैंने उसके साथ ऐसा मजाक किया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी यहीं पे खत्म